गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक आरोह का 5वां पाठ घर की याद करेंगे। ये कविता है और इनके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में पहले थोड़ा सा जानते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में सन 1913 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1985 ईस्वी में हो गई। लेकिन ये बहुत ही अच्छे साहित्य के मर्मज्ञ कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा जानने वाले थे। इन्होंने समाज के हित के लिए, अहिंसा को रोकने के हिंसा को रोकने के लिए और प्रेम से ओतप्रोत कविताएं हमें दी हैं। और इन्होंने 1942 से 1945 तक भारत छोड़ो आंदोलन, जो महात्मा गांधी जी के ये काफ़ी नज़दीकी थे और उनसे बहुत प्रभावित थे कि वो देश के लिए कितना काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करें। इन्होंने 42 से 45 तक का अपना पूरा समय महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के लिए दिया, जिसमें कई बार ये जेल भी गए और वहाँ इन्हें बहुत सारी यातनाओं का भी सामना करना पड़ा। यातना तो समझते हो, दुख। जेल में क्या मिलता है? दुख ही मिलता है। और जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ज़्यादातर जो हमारे राइटर होते थे, चाहे वो कवि थे या लेखक थे, वो सभी उस समय की जैसी परिस्थिति थी, पढ़ा लिखा वर्ग था तो देश को आज़ाद कराना चाहते थे, और जो देश को आज़ाद कराना चाहते थे वो किसी न किसी तरह से सहयोग देते थे और अंग्रेज उन्हें पकड़कर जेल में डाल देते थे। तो भवानी प्रसाद मिश्र को भी कई बार जेल जाना पड़ा और वहाँ की यातनाएं भोगनी पड़ी। साहित्य के लिए इन्हें सम्मान मिले, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री। इन्होंने 1958 से 1972 तक गांधी जी के समग्र साहित्य को हिंदी में अनुवाद किया। उसका रचनाओं में इनकी हैं गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, शिलालेख आदि। और इनकी काव्यगत विशेषताएं जो हैं वो मैंने आपको बताया ही है कि समाज के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया। तो समाजवादी भावना थी इनके अंदर, अहिंसा के पुजारी थे क्योंकि महात्मा गांधी जी का भी इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव था, और प्रेम से संबंधित कविताएं भी इन्होंने काफ़ी लिखी हैं। और साथ साथ इनकी करनी और कथनी में, करनी और कथनी समझते हो, एक तो ऐसा हो कि कुछ भी लिख दे और काम वैसा ना करे, तो करने में और कहने में काफ़ी फ़र्क होता है। लेकिन इन्होंने जैसा लिखा, जैसा समाज को प्रेरित किया, वैसा ही काम भी किया। तो इसलिए कह सकते हैं कि कथनी और करनी में इनका समन्वय था। अहिंसा और प्रेम के ऊपर लिखा, प्रकृति का भी बहुत ही अच्छा सजीव वर्णन किया है इन्होंने। इनकी भाषा बड़ी ही सरल, सहज और सुबोध थी, और जो कविताएं हैं वो ज़्यादातर मुक्तक शैली में हैं। ये कविता इनकी खड़ी बोली में है, मुक्तक शैली में है। ठीक है, तो अब हम कविता करते हैं घर की याद। तो जैसा कि मैंने बताया कि भवानी प्रसाद मिश्र जी को भी कई बार जेल की यातनाएं भोगनी पड़ी, यानी वो जेल गए। तो ये कविता इन्होंने जेल में ही रहकर लिखी है। आप लोगों ने शायद 9th क्लास में कैदी और कोकिला पढ़ी होगी, तो वो भी कविता जेल से ही लिखी थी। तो ये क्या है, इन्होंने ये कविता भी जेल से लिखी है। देखिए, अब बहुत ही, एक तो मुक्तक शैली है और दूसरा बड़ी सरल भाषा में लिखी है इन्होंने कविता, कि जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। देखिए, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कवि ने कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, यानी बरसात हो रही है, बहुत तेज़ बरसात हो रही है। और कवि कहाँ है? जेल में है। तो क्या कहा है कि आज पानी, बहुत बरसात हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बरसात हो रही है, पूरी रात पानी गिरता रहा है, यानी पूरी रात बरसात होती रही है, और प्राण मन घिरता रहा, घिर रहा है। इस सारी चीज़ से क्या हो रहा है? प्राण घिर गए हैं, आहत हैं, दुखी हैं। किस वजह से? घर की वजह से। भवानी प्रसाद मिश्र को घर की याद आ जाती है। क्या कह रहा है कि घर नज़र में तिर रहा है, मेरी आँखों में घर समा गया है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, और जब जब पहले कभी बरसात हुई होगी तो भवानी जी अपने घर होंगे, और जब घर होंगे
तो उन्हें आज फिर बरसात के कारण घर की याद आ रही है। घर की मुझसे दूर है जो, और क्या है, घर तो कवि से दूर है। घर खुशी का पूर है जो, और जिस घर में हम हमेशा खुशी खुशी रहते थे, जो खुशियों से भरा पूरा घर था, वो क्या है, मुझसे दूर है, और वो अब मेरी आंखों में तैर रहा है। आज पानी गिर रहा है, यानी बहुत ही अधिक बरसात हो रही है। तो आपसे प्रश्न पूछेंगे, क्या गिर रहा है? पानी गिर रहा है। कवि से कौन क्या चीज़ दूर है? तो उनका घर दूर है। घर कैसा है? खुशी से भरपूर है। और अगर काव्य शैली के बारे में पूछेंगे, प्रसंग भी बता ही सकते हैं। और कवि का नाम पूछेंगे तो कवि का नाम क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र। कविता का नाम घर की याद। और काव्यगत विशेषताएं अगर पूछेंगे तो आप बता सकते हैं कि भाई सीधी सादी भाषा का, बहुत ही अच्छी भाषा का प्रयोग कर रखा है, सीधी सरल सुबोध है, और मुक्तक शैली में कविता लिखी गई है, खड़ी बोली का प्रयोग है, और तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग कर रखा है। ठीक है, अगला देखिए। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, घर की इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। अब देखिए, कवि तो वहाँ है, दुखी है, और कवि के कितने भाई हैं? चार और भाई हैं और चार बहनें हैं। तो क्या कहा कि घर की घर में चार भाई, कि आज जो हमारा घर है उसमें चार भाई हैं, और मायके में बहन आई, और बहनें कहाँ आ गई हैं? मायके में आई हुई हैं, यानी शादीशुदा हैं, और वो आज घर पर आई हुई हैं, इकट्ठी हो रखी हैं। बहन आई बाप के घर, और जब लड़कियां शादी के बाद अपने घर आती हैं तो यही तो कह सकते हैं, भाई मायके गई हुई हैं। हाय रे परिताप के घर। हाय रे परिताप क्यों कहा? परिताप क्या? दुख, दुख में आई हुई हैं। उन्हें पता चल गया भवानी जेल में है, तो वो बस जैसे हम लोग कुछ या तो खुशी हो जाए या दुख हो जाए, हम घर जाते हैं एक दूसरे के, अगर किसी के घर ऐसा हो जाता है तो मिलने जाते हैं, सांत्वना देते हैं कि कोई बात नहीं। और उस समय जेल जाना तो एक तरह से क्या था? एक तरह से बहुत अच्छी बात मानी जाती थी। देशभक्त थे वो लोग जो देश को आज़ाद कराने के लिए जेल में जाते थे। ये वैसे थोड़ा गए थे, कोई उधम मचा के नहीं गए थे कि कोई गलत काम किया हो, नहीं, ये अपने देश को स्वतंत्र कराने में हिस्सा ले रहे थे, और इस वजह से इन्हें जेल जाना पड़ा था। तो इसीलिए कहा है कि बहनें कहाँ आई हैं? अपने बाप के घर, लेकिन हाय रे परिताप के घर, यानी दुख में आई हुई हैं, दुखी घर में आई हुई हैं। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं? आज तो घर में सभी जुड़ गए हैं, आज से पहले कभी इतने नहीं जुड़े थे। चार भाई चार बहनें, मैंने बताया था भाई कितने? चार, बहनें चार, और भुजा भाई प्यार बहनें। इसका क्या अर्थ है कि मतलब भुजाओं से शक्तिशाली जो भाई होते हैं रक्षा करने के लिए प्यार बहनें, जो बहनें बंधन के रूप में भाइयों के प्यार बांधती हैं, वैसे भी प्यार करती हैं बहनें अपने भाइयों को। तो क्या कहा है कि रक्षक के तौर पे भाई और प्यार के रूप में बहनें सभी घर में आए हुए हैं, लेकिन कैसे घर में? दुख के घर में। तो वही आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप आराम से बता सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब देखिए कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि चार बहनें हैं जो आई हुई हैं अपने मायके में, और चार भाई हैं, और क्या कहा? और मेरी माँ कैसी है? बिना पढ़ी लिखी है। माँ कैसी है कवि की? बिना पढ़ी लिखी। प्रश्न पूछेंगे, साथ साथ आप इस पर ध्यान रखिए। दुख में वह गड़ी मेरी, और मेरे दुख में वो गड़ी हुई है, यानी काफ़ी दुखी है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। और जैसे कवि कहता है कि कोई भी माँ हो, जब बच्चा थका हारा होता है और अपनी माँ की गोद में सिर रख लेता है, माँ की गोद में, तो माँ जब उसे सहलाती है तो उसे फिर कोई दुखी नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या कहा है कि माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, यानी माँ भी कैसी हैं कि जिसकी गोद में सिर रख लेने से ही सारे दुख भाग जाते हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, और मुझे लगता है कि मेरी माँ की जो स्नेह धारा है, यानी जो प्रेम की धारा है, वो यहाँ तक पहुँचती है, इसी वजह से मैं आज तक
ठीक ठाक हूँ, यानी मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है, उनकी स्नेह धारा यहाँ तक मेरे पास पहुँच रही है। जो लिखना उसे लिखना नहीं आता, क्या कह रहा है कवि कि मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है तो उसे लिखना नहीं आता, और अगर लिखना आता होता तो मेरे पास वो पत्र डालती, बहुत सारे रोज़ लिखती। तो क्या कहा कि उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता, और इसलिए मेरे पास माँ का कोई पत्र नहीं आता क्योंकि उसे पढ़ना और लिखना नहीं आता। दोबारा समझाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बाकी फिर भी देख लीजिए कि मेरी माँ जो है वो बिना पढ़ी लिखी है। प्रश्न पूछेंगे तो आप बता देंगे कि माँ, कवि की माँ कहाँ तक पढ़ी लिखी है, ऐसे पूछ सकते हैं, तो आप बताएंगे कि कवि की माँ बिना पढ़ी लिखी है। फिर क्या कहा कि कैसे पत्र पाता वो, अगर माँ को लिखना आता होता तो अब देखिए माँ उसकी बिना पढ़ी लिखी है, लेकिन माँ किसकी वजह से, भवानी की वजह से दुखी है, दुख में गड़ी हुई है। और ऐसी माँ जिसकी गोद में सिर रखते ही दुख दूर हो जाते हैं, उसका स्नेह मुझे यहाँ तक प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसे लिखना नहीं आता। अगर लिखना आता होता तो मुझे उसके पत्र मिलते और मैं पत्र पढ़ पाता। ठीक है, अगला देखिए। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रजता। देखिए कितनी अच्छी बात, धीरे धीरे कवि सबको याद कर रहा है क्योंकि घर की याद आई हुई है। तो क्या कहा, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, यानी मेरे पिता उम्र में तो बड़े हो गए हैं, लेकिन वो बुढ़ापा उनके ऊपर छाया नहीं, व्याप्त नहीं हुआ, मतलब दिखाई नहीं देता। बेशक वो उम्र में बड़े हो गए हैं, बेशक उनकी उम्र काफ़ी हो गई है, लेकिन उनके ऊपर बुढ़ापा हावी नहीं हुआ है। जो आज तक भी दौड़ लगाते हैं, दौड़ जाते हैं और खिलखिला कर हंसते हैं। मौत के आगे न हिचकें, यानी कैसी ही भी स्थिति आ जाए वो कभी भी हिचकते नहीं हैं, संकोच नहीं करते। शेर के आगे न बिचके, मतलब इतने बहादुर हैं, डरते नहीं हैं किसी से भी। कहते कि शेर भी बेशक आ जाए, मेरे पिता उनसे भी नहीं हिचकते, शेर से भी नहीं हिचकते। और बोल में बादल गरजता, और उनकी आवाज़ में आज भी ऐसा रौब है, दबदबा है कि जैसे बादल गरजता हो कोई। काम में झंझाल रजता, झंझा सुना है, झंझावात, याद आया शब्द, झंझा जैसे तूफान वगैरह। तो क्या कहा कि काम तो उनके आगे तूफान की तरह आगे होके भाग लेता है, यानी बहुत स्पीड से काम करते हैं, बहुत तेज़ गति से काम करते हैं। तो एक बार फिर समझिए कि मेरे पिताजी कैसे हैं, उम्र में काफ़ी बड़े हो गए हैं, लेकिन एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी उन पर बुढ़ापा हावी नहीं हुआ है, यानी बूढ़े जैसे काम नहीं करते वो, ना उनके ऊपर दिखाई देता है। और आज भी वो खूब दौड़ लगाते हैं, खिलखिला कर हंसते हैं, ना कभी किसी काम से, मतलब न मौत से भी नहीं डरते और शेर के से भी नहीं डरते, बिल्कुल भी नहीं हिचकते, ना मौत से डरते हैं। और उनकी आवाज़ में ऐसा रौब है कि बादल की गर्जना के समान रौबीली आवाज़ है, और काम को आगे करके भगा देते हैं, यानी काम में झंझाल रचता, यानी काम तो उनके सामने तूफान की तरह आगे होकर भाग लेता है, यानी बहुत तीव्र गति से कर लेते हैं। अगला देखिए। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुदगर हिला लेकर, मूठ उसकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। देखिए क्या कहा कवि ने, आज गीता पाठ करके, उसके पिता भवानी प्रसाद मिश्र जी के पिता रोज़ गीता का पाठ करते हैं। तो क्या कहा कवि ने कि आज जब वो गीता का पाठ करके और दंड लगाते हैं, लड़के लोग लगाते हैं ना बहुत सारे, तो क्या कहा, दंड 260। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि के पिता कितने दंड लगाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, दंड कितने, 260 लगाकर, खूब मुदगर हिला लेकर। मुदगर होता है एक मोटा सा, जिसे पहलवान लोग ऐसे करके हिलाते हैं, किससे पकड़ते हैं, मुट्ठी से, तो इसीलिए कहा है खूब मुदगर हिला लेकर, मूठ उसकी मिला लेकर, मतलब मुट्ठी में उसको अच्छे से कस के और खूब ही मुदगर हिलाया होगा, यानी व्यायाम किया होगा, कसरत की होगी। जबकि नीचे आए होंगे, यानी छत पर कर रहे होंगे वो, जब कहा कि वो नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, लेकिन फिर क्या हुआ होगा, आँखों में पानी आ गया होगा, हाय पानी गिर रहा है। कवि क्या कहता है कि हाय बरसात हो रही है और मेरा घर मेरी आँखों में
तैर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। दोबारा करें। कवि ने क्या कहा कि आज जब पिताजी ने गीता का पाठ कर लिया होगा और 260 दंड भी लगा लिए होंगे, मुट्ठी से कसकर मुदगर भी खूब हिलाकर व्यायाम कर लिया होगा, और जब वो नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में पानी आ गया होगा। यानी नैन क्या हुआ, नैन जल से छाए होंगे, यानी आंखों में पानी आ गया होगा। हाय पानी गिर रहा है, कवि दुखी है और क्या कहता है कि पानी गिर रहा है और घर मेरे नज़र में तिर रहा है। तो वही है, कवि कवि का नाम अच्छी तरह बता सकते हैं। प्रश्न उत्तर भी बहुत ही सिंपल उसमें है, तो आप अच्छे से बता सकते हैं। काव्य सौंदर्य की बात आती है तो आप बताएंगे कि पिता की धार्मिक प्रवृत्ति और व्यायाम का सुंदर वर्णन कर रखा है, और कवि की जो यादें हैं वो दिखा रखी हैं शब्द चित्र के रूप में। खड़ी बोली में देशज शब्दों का प्रयोग कर रखा है। आगे देखिए, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। देखिए क्या हुआ, क्या कहा है कि जो चारों बहनें आई हुई हैं और जो भाई हैं जो भुजा के रूप में, यानी जो शक्तिशाली अपनी बहनों की रक्षा करने वाले जो भाई हैं और जो प्यार करने वाली बहनें हैं, वो सभी या तो खेलते होंगे या खड़े होंगे। यानी कि या तो वो खड़े होंगे या कुछ आपस में बातें कर रहे होंगे या खेल रहे होंगे। और जैसे ही पिताजी जब ऊपर से नीचे उतरे तो उनकी नज़र उन पर गई होगी, नज़र उनको पड़े होंगे। वो कौन, 4 बहनें और 4 भाई। और वो पिताजी जिनको बुढ़ापा कभी नहीं व्यापा, वो भी क्या हुआ होगा, रो पड़े होंगे 5वें का नाम लेकर। 5वां कौन है, प्रश्न पूछेंगे आपसे, 5वें का नाम बताइए। भवानी प्रसाद मिश्र जो जेल में हैं। तो क्या कहा कि 5वें का नाम लेकर पिताजी रो पड़े होंगे। अगला देखिए, 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। देखिए कवि कितना दुखी है और कैसे कहते हैं कि वो 5वां मैं हूँ जिसका नाम लेकर रोए होंगे पिताजी। 5वां मैं हूँ अभागा, मैं ऐसा अभागा हूँ जो आज उनसे दूर हूँ। इसलिए अभागा नहीं हूँ कि जेल में हूँ ना, जेल में आना तो उस समय के लोग, मैंने क्या बताया, क्या मानते थे, गर्व की बात मानते थे कि देश को आज़ाद कराने के लिए बेटा गया हुआ है। तो इसलिए क्या कहा है कि मैं वो 5वां हूँ अभागा जो आज अपने पिता से दूर हूँ। बस इतने सा दुख है कि पिता से दूर हूँ। जिसे सोने पर सुहागा, और पिताजी को चारों बेटे कैसे लगते हैं, वो सोने जैसे, मतलब खरे हैं, लेकिन सोने पर भी सुहागा यानी अच्छे पर भी और अच्छा। क्या है ये सोने पर सुहागा? आप ये काव्य सौंदर्य की जब बात आए तो आप बता सकते हैं सोने पर सुहागा, मुहावरे का प्रयोग कर रखा है। ठीक है, मुहावरे वाली शैली है, आप नाम भी लिख सकते हैं, सोने पर सुहागा मुहावरे का प्रयोग कर रखा है। क्या कहा कि मैं वो 5वां हूँ जो अभागा हूँ, आज उनसे दूर हूँ, और जिसे वो सोने पर सुहागा कहते थे, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे। कवि जी क्या करते हैं, क्या बताते हैं कवि कि मेरे पिताजी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरे प्यार में बहते हुए ही वो हमेशा मुझे सोने पर सुहागा यानी चारों बेटों से भी अच्छा बेटा मानते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे, और आज उन्हें सोने जैसे लगने वाले बेटे लगे होंगे बड़े हेटे, यानी ठीक नहीं लगे होंगे, आज उन्हें वो अच्छे नहीं लगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि जो मैं उन पर था सुहागा यानी उनसे भी अच्छा बंधा बैठा हूँ अभागा, और मैं आज यहाँ पर बंधा हुआ बैठा हूँ। कहाँ बंधा हुआ बैठा है? जेल में बंधा हुआ, मतलब वैसे तो बंधन है ही जेल, लेकिन हो सकता है हथकड़ी बेड़ियाँ भी लगी हुई हों। तो क्या कहा, समझ में आ गया कि मैं वो 5वां हूँ जो अभागा हूँ, आज उनसे दूर हूँ, जिसे वो हमेशा सोने पर सुहागा मानते रहे हैं, मेरे प्यार में बहते रहे हैं, आज उनको वो अपने सोने जैसे लगने वाले बेटे, हेटे का मतलब होता है गौण, मतलब जैसे कम, एक तो होता है मुख्य एक्टर पिक्चर में और दूसरे होते हैं जो गौण होते हैं, यानी उनका कोई ज़्यादा अस्तित्व नहीं मानते। तो क्या कहा कि उन्हें आज वो अच्छे नहीं लगे होंगे, क्योंकि मैं जो उन पर सुहागा था वो यहाँ पर जेल में बंधा बैठा हूँ। अगला देखिए, सोने पर सुहागा बता सकते हैं, और जैसे जहाँ भी आपको अलंकार जो भी मिले, मैं आपको अलंकार करवा चुकी हूँ,
जैसा भी अलंकार हो, अनुप्रास अलंकार है तो अनुप्रास डाल देंगे, सोने पर सुहागा बता देंगे कि मुहावरे का प्रयोग कर रखा है, और ये कह सकते हैं कि अतीत मतलब बीती हुई बातों का वर्णन कर रखा है, शब्द चित्र है, खड़ी बोली है, सरल सहज है। अगला देखिए, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। क्या कहा? माँ ने कहा होगा, जब पिता की आंखों में पानी आ गया होगा, यानी जब वो पांचवें का नाम लेकर रो पड़े, तो माँ ने पिताजी को समझाते हुए क्या कहा? माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, माँ भी कितनी दुखी हो रखी होगी, फिर भी क्या कहती है कि आँख में किस लिए पानी है, आप क्यों रो रहे हैं, मतलब आपकी आँखों में क्यों पानी आया, वहाँ अच्छा है भवानी। क्या कहती है माँ कि अरे वहाँ भवानी ठीक है, अच्छा है, वह तुम्हारा मन समझकर। क्या? यानी कवि के पिता भी चाहते तो देश को आज़ाद कराना ही थे ना, और वो चाहते भी थे कि कोई मेरा भी नाम रोशन करने वाला हो जो इस आंदोलन में सहयोग दे। तो माँ क्या समझा रही है कि आपके मन की बात समझकर ही तो भवानी वहाँ गया है, तुम आँख में पानी मत लाओ, और आपका ही सारी बात समझकर, अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है। वो गया है तो अच्छे काम के लिए ही गया है, ठीक है, यह तुम्हारी लिखी है, यानी ये तुम्हारी ही तो परंपरा है, तुम ही तो मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी लेते रहे हो, चाहते भी यही रहे हो, तो ये जो तुम्हारी परंपरा को ही समझकर, अपनापन समझकर ही भवानी वहाँ गया है। तो देखिए एक बार माँ ने क्या कहा कि वहाँ पर भवानी ठीक है, और ये कहते हुए उसे दुख भी हुआ होगा, लेकिन फिर भी कहा कि आपकी आंख में पानी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो आपके मन को समझकर ही और आपकी परंपरा को समझकर ही वहाँ पर गया है, और वो वहाँ पर ठीक है। अगला देखिए, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो ना कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। अब देखिए उनकी बात चल रही है माता पिता की, तो आप काव्य सौंदर्य में ये भी डाल सकते हैं कि उसके मतलब माता पिता के हृदय में जो दुख और जो उमड़ा है उसका शब्द चित्र बहुत अच्छी तरह प्रयोग कर रखा है। तो क्या कहा कवि, क्या कह रहा है कि पाँव जो पीछे हटाता, अगर वो अपना पाँव पीछे हटाता यानी वो ना जाता, कोख को मेरी ले जाता। माँ भी देखिए कितनी अच्छी देश प्रेमी है, क्या कहती है कि अगर वो पीछे हटा लेता, पाँव पीछे हटाना का मतलब पीछे हट जाना, और ये क्या है, मुहावरा है। आप यहाँ भी बता सकते हैं पाँव पीछे हटाना क्या है, मुहावरे का प्रयोग कर रखा है। क्या कहा, पाँव को पीछे हटाता कोख को मेरी ले जाता। देश प्रेमी माँ है, क्या कह रही है कि अगर वो इस काम में ना जाता और पैर पीछे हटा लेता तो मेरी कोख को ले जाता, तो इसलिए हो ना कच्चे, कच्चे मत पड़ो, यानी कि धीरज मत छोड़ो, रो पड़ेंगे और बच्चे, और अगर आपको रोता हुआ देखेंगे तो और बच्चे भी रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, और जब पिताजी ने ये कहा होगा कि कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। देखो पिताजी ने क्या कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं रो रहा, मैं कहाँ रोता हूँ, ना ही मैं धैर्य को खो रहा हूँ, ना ही मैं धैर्य खो रहा हूँ। जब ये बात पिताजी ने कही होगी तो हाय कितना सहा होगा, यानी पिता ने उस दर्द को अंदर ही अंदर कैसे सहन किया होगा, और ऊपर से क्या कहा कि कहाँ मैं कहाँ रोता हूँ, यानी मैं नहीं रो रहा। तो क्या बताएंगे आप इसमें कि माता पिता का जो हृदय की पीड़ा है उसकी बहुत ही अच्छा स्मृति चित्र प्रस्तुत किया है कवि ने। पाँव पीछे हटाना और कोख को लजाना दोनों क्या हैं, मुहावरे हैं, मुहावरों का प्रयोग कर रखा है। बड़ी खड़ी बोली का बहुत ही अच्छा सरल सहज प्रयोग कर रखा है। ये काव्य सौंदर्य में दे देंगे, बाकी प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं। अगला देखिए, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवे को वे न तरसें, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं है बस यही है, किंतु यह बड़ा बस है, बस इसी बस में सब विरस है। देखिए क्या कहा कवि ने, हे सजीले हरे सावन, जो वर्षा हो रही है और जो पानी सुबह से गिर रहा है, पूरी रात भर गिरता रहा है, क्या कह रहा है कवि कि हे सावन, सावन का महीना है, हे सजीले हरे सावन, कि हे हरे भरे हरियाली से सजे हुए सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, कि हम तुम्हें पावन महीना मानते हैं, पुण्य का महीना मानते हैं, और तुम
बरस लो वे न बरसें, कि तुम बेशक कितना ही बरस लो, लेकिन मेरे माँ बाप की आंखों से अश्रु नहीं बहने चाहिए। वो दुखी होकर ना बरसें, यानी उनकी आंखों से दुख के कारण आंसू ना बरसें। तुम बेशक कितना ही बरस लो, पांचवें को वे न तरसें। और ऐसा कुछ मत करना कि उन्हें मेरी याद आ जाए जैसे मुझे आई हुई है। ऐसा कुछ ना करना कि उन्हें मेरी याद आ जाए और वो मेरे लिए तरसें। मैं मज़े में हूँ सही है, ये कह देना, मैं मज़े में हूँ, ये बात सही है। घर नहीं हूँ, बस यही है, बस इतनी सी बात है कि आज मैं घर पर नहीं हूँ, किंतु यह बड़ा बस है। अब इतनी बात तो कवि चाहता है कि माँ बाप तक पहुँच जाए कि मैं यहाँ पर मज़े में हूँ, बस इतनी सी बात है कि घर पे नहीं हूँ। लेकिन क्या कहता है, किंतु यह बड़ा बस है। लेकिन ये जो बस है ना, ये बहुत बड़ा है, इसी बस में सब विरस है और इस बस में ही सब कुछ रसहीन है, यानी नीरस है, मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन ये बात खुले तौर से नहीं कहता कवि। कवि क्या कहता है कि हे हरे भरे पुण्य सावन, घर मतलब तुम तो कितने ही बरस लो, लेकिन माता पिता नहीं बरसने चाहिए। दुख के कारण उनकी आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। जबकि ये बता दो कि मैं मज़े में हूँ, सही हूँ, सिर्फ घर पे नहीं हूँ, इतनी सी बात है। लेकिन खुद क्या कहता है कि ये जो बस है ये बहुत ही बड़ा बस है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल नीरस है, मैं घर से दूर हूँ, दुखी हूँ। वही बताएंगे, काफ़ी बड़ी कविता है तो इसलिए प्रश्न उत्तर आप निकाल ही लेंगे। आगे चलते हैं। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीरे रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। कवि क्या कह रहा है, सावन को कह रहा है, वर्षा को कह रहा है कि तुम वहाँ जाकर ऐसी बातें कुछ मत कहना कि जिससे उन्हें दुख हो। किंतु उनसे यह न कहना, यह नहीं कहना कि मैं दुखी हूँ, उन्हें देते धीर रहना। लेकिन क्या करना है, उन्हें सांत्वना देनी है, उन्हें धैर्य देना है। उन्हें ये कहना जाकर कि मैं मज़े में हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं यहाँ पर लिखता रहता हूँ और पढ़ता रहता हूँ, लिखता पढ़ता रहता हूँ। कवि है, पढ़े लिखे व्यक्ति यही काम करते हैं ज़्यादातर समय को काटने के लिए। तो क्या कहा कि ये कह देना जाके, ये धैर्य देना, उन्हें सांत्वना देना कि भवानी बिल्कुल सही है, वहाँ पर लिखता पढ़ता रहता है, काम करता हूँ कि कहना, और कहना कि मैं तो काम वाम करता रहता हूँ, नाम करता हूँ कि कहना, और कोई गलत काम नहीं कर रहा, यहाँ भी रहकर लिखने पढ़ने का ही अच्छा काम कर रहा हूँ जिससे उनका नाम हो। क्या कहा कवि ने कि ये कहना मैं पढ़ लिख रहा हूँ और काम करता हूँ, आपका नाम कर रहा हूँ, चाहते हैं लोग कहना। क्या कहा कि मुझे यहाँ भी लोग चाहते हैं, चाहते हैं लोग कहना, यानी ये बात जाकर वहाँ कहना कि मुझे यहाँ भी लोग चाहते हैं। मत करो कुछ शोक कहना, और क्या कहा कि कोई शोक मत करो, मतलब दुख प्रकट मत करो, यहाँ पर मैं ठीक हूँ, मज़े में हूँ। उनसे ये दुख वाली बात नहीं कहनी, उन्हें धैर्य देना है, सांत्वना देनी है, कहना है वो लिखता पढ़ता रहता है, ठीक है, काम कर रहा है, आपका नाम कर रहा है, और यहाँ भी उसे लोग चाहते हैं। अगला देखिए। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ढेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। देखिए क्या कहा कवि ने कि कह देना जाकर कि मैं मस्त हूँ, कातने में व्यस्त हूँ, गांधी जी का प्रभाव है उनके ऊपर। तो क्या कहा कि मैं तो काम वाम करता रहता हूँ, कभी पढ़ता लिखता रहता हूँ, कभी क्या करता हूँ, चरखा काटता रहता हूँ, कातने में व्यस्त हूँ। वजन 70 सेर मेरा, यानी मैं इतना मस्त हूँ, इतना खुश हूँ, ठीक ठाक रहता हूँ, तो मेरा वजन भी बढ़ गया है। 70 सेर मतलब 70 किलो वजन है मेरा, मतलब मेरा वजन भी बढ़ गया है। और भोजन ढेर मेरा, और मुझे बहुत सारा भोजन दिया जाता है, अच्छा खाना मिलता है मुझे। जबकि आपने कैदी और कोकिला में पढ़ा होगा कि क्या बताया था उसमें कि ना तो भरपेट खाना खाने को देते हैं और ना मरने देते हैं, ऐसी स्थिति होती है जेल में। लेकिन क्या कहा इसने, कवि ने क्या बता रहा है कि वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। और क्या कहा कि कह देना मैं कूदता फांदता रहता हूँ, मतलब कूदता रहता हूँ, खेलता रहता हूँ, और कोई दुख आता है तो उसको मतलब भगा देता हूँ, दूर भगा देता हूँ, कोई दुख को मैं अपने पास नहीं आने देता। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं, यानी ऐसे मत कहना कि मैं डूबा डूबा फील होता हूँ, मतलब मैं
क्षीण होता जा रहा हूँ। जैसे सूर्यास्त होता है तो अपनी आभा खो देता है, अपनी चमक खो देता है। इसी तरह कवि ने क्या कहा, देखिए क्या कहा है कि ये कह देना जाकर मैं बड़ा मस्त हूँ, काटने में व्यस्त रहता हूँ, बहुत सारा भोजन खाने की वजह से मेरा वजन 70 किलो हो गया। प्रश्न पूछ लेंगे कितना वजन हो गया कवि में, तो 70 से, ठीक है। क्या कहा, मैं यहाँ पर कूदता रहता हूँ, खेलता रहता हूँ और दुखों का डटकर मुकाबला करता हूँ, उन्हें अपने पास नहीं फटकने देता, भगा देता हूँ और बताना कि मैं मस्त हूँ। लेकिन ये मत कहना कि मैं अस्त हो गया हूँ, यानी क्षीण हो चुका हूँ, रुग्ण हो गया हूँ यातनाओं की वजह से। अगला देखिए, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कहने देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कहने देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। देखिए कवि कितने अच्छे हैं, क्या कहते हैं कि मैं कितना ही दुखी हूँ यहाँ पर, लेकिन वहाँ जाकर मत बताना हे मेरे पुण्य और हरियाली से भरे हुए सावन, वहाँ जाकर ऐसा न कहना, हाय रे ऐसा न कहना। कैसा न कहना है कि जो जैसा न कहना, कि जो सच्चाई है ना वो मत कहना जाके। क्या बताया, ऐसे कहते ना बहुत सारा भोजन खाता है, खेलता कूदता है, पढ़ता लिखता है, काटता है, मतलब दुखों को दूर भगा देता है, ये कहना है। लेकिन ये मत कहना जो यहाँ पर है, क्या है यहाँ पे, कहने देना जागता हूँ, ये मत बताना कि मैं पूरी पूरी रात जागता रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, दुखों के कारण, यातनाओं के कारण मैं रातों को जागता रहता हूँ, ये मत बताना। ये भी मत बताना कि आज मैं इतना डर चुका हूँ इन लोगों से, इनके कष्टों की वजह से, इनकी यातनाओं की वजह से मैं ऐसा हो गया हूँ कि आदमी से डरने लग गया हूँ, मैं आदमी से दूर भागता हूँ। और ये भी मत कह देना कि मौन हूँ, मैं बिल्कुल चुप रहता हूँ यहाँ पर। मौन मतलब चुप, खुद ना समझूं कौन हूँ, और मैं ऐसा हो गया हूँ, मेरी मानसिक हालत ऐसी हो गई है कि मैं खुद ही नहीं समझ पाता कि मैं कौन हूँ। देखना कुछ बक न देना, क्या कहा कि बक मत देना, ये सारी बातें नहीं बतानी। उन्हें कोई शक नहीं देना, कोई ऐसी बात मत कह देना जिससे उन्हें कोई शक हो जाए। क्या कहना है, हे सजीले हरे सावन, तुम तो चाहे कितने ही बरस लो, लेकिन कोई ऐसा शक, कोई ऐसी बात मत कर देना जिससे वो बरसना शुरू हो दें, यानी वो दुखी होकर रोएं। तो यानी एक बार देख लीजिए क्या कहा कवि ने, कि ऐसा नहीं कहना जैसा है, यानी जो वास्तविकता है वो नहीं बतानी। ये भी मत बताना कि मैं रातों को जागता रहता हूँ, ये भी मत बताना कि आदमियों से भागने लग गया हूँ, डरता हूँ। ये भी नहीं कहना कि मैं मौन रहता हूँ, चुपचाप रहता हूँ, खुद को ही नहीं पहचान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम्हें कुछ नहीं कहना ऐसा कि जिससे उन्हें शक हो जाए। और हे सावन, हे हरे भरे सावन, तुम बेशक बरस लो, लेकिन ऐसा कुछ ना करना कि वो बरसें और पाँचवें के लिए तरसें। तो ये थी आपकी कविता घर की याद। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और प्रश्न जो हैं ये बड़े आसान ही हैं। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? तो क्या बता सकते हो कि कवि जेल में है, बरसात हो रही है, घर से दूर होने के लिए उसे दुख है और परिवार वालों की याद आ रही है। तो जैसे जैसे पानी गिर रहा है वैसे वैसे कवि के मन में भी अपने जो प्रियजन हैं, जो परिवार वाले हैं, उनके लिए याद आ रही है और वो उसकी नज़र में वो चित्र घूम रहे हैं। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? क्योंकि बहनें आती हैं तो खुशियाँ बांटती हैं, लेकिन अभी क्या हो रखा है, भवानी जेल गया हुआ है और वो दुख में आई हुई हैं, इसलिए ऐसा कहा है। पिता के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं को बताया? तो आप सारे बता सकते हैं कि बेशक वो उम्र में बड़े हो गए हैं, लेकिन उनके ऊपर बुढ़ापा बिल्कुल नहीं आया है। 260 दंड भी लगाते हैं, खूब दौड़ लगाते हैं, खिलखिलाते हैं, बादल जैसी उनकी आवाज़ में रौब है, आज भी काम को आगे भगा देते हैं, मतलब बहुत तेज़ गति से कर देते हैं। तो उनके बारे में पूरा बता देंगे। कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर ये आप लोग कर ही सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी कविता थी और लेकिन बहुत ही अच्छी थी। मैं समझती हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।